स्वागत है आपका हमारे चैनल पर अनुराधा हिंदी क्लासेस में। यूजीसी नेट हिंदी की इकाई नाटक में एक बहुत ही चर्चित नाटक लगा हुआ है, आधे अधूरे। मोहन राकेश का यह नाटक है जो कि एक समस्यात्मक श्रेणी का नाटक है। इसमें आप देखेंगे आधुनिक जीवन की जो पारिवारिक समस्याएं रहती हैं उसका एकदम मार्मिक ढंग से वर्णन किया गया है। तो इस नाटक को हम संपूर्णता देखेंगे, कथानक इसका देखेंगे, इसके पात्रों का परिचय देखेंगे, सभी जितने पात्र आए हैं स्त्री और पुरुष पात्र, प्रमुख कथन क्या क्या हैं ये भी देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रकाशन वर्ष है 1969 और इसकी समस्या को भी देखा जाएगा। और श्रेणी अगर देखी जाए तो यह समस्यात्मक श्रेणी का नाटक है। आप देखे होंगे कि दूरदर्शन पे यह नाटक प्रकाशित भी हो चुका है। ओम शिवपुरी ने इस नाटक का मंचन किया था, दिल्ली में हुआ था, जिसका दूरदर्शन पर प्रसारण किया गया था। तो यह समस्या पहले इसकी हम देखते हैं क्या क्या थी। पहली समस्या देखा जाए तो पारिवारिक जीवन में आए हुए बिखराव का पूरा इसमें चित्रण है। किस प्रकार से स्त्री और पुरुष के विवाह संबंध के बाद किस तरह से परिवार में अलगाव, बिखराव, तनाव, चिंता, घुटन सब कुछ आता है। फिर उसके बाद भी स्त्री पुरुष एक दूसरे से अजनबीपन का व्यवहार करते हैं, तो इसमें अजनबीपन का भी झलक है। मध्यम वर्गीय परिवार की समस्याओं का पूरी तरह से चित्रण हुआ है। आप देखेंगे उसमें किस तरह से आर्थिक समस्याएं आती हैं, मानसिक समस्याएं आती हैं, हर प्रकार की समस्या आती है। और इस तरह से स्त्री पुरुष जो है अपने आप को दोनों अपूर्ण मानते हैं और इसी पर पूरा ये नाटक, आधे अधूरे नाटक लिखा गया है। चौथा है इसका चिंता, तनाव और घुटन। देखेंगे यह इसकी प्रमुख समस्या है। यहाँ पे चिंता भी रहती है, रिश्तों में आपसी तनाव भी रहता है। एक घर में भी रह के परिवार, संपूर्ण परिवार है, एक दो बेटियां हैं, एक बेटा है, पति पत्नी है, तब भी वह लोग खुश नहीं हैं। परिवार में एक घुटन है। निराशा रिश्ते से प्राप्त होती है उन्हें। तो पहले पुरुष पात्रों को देखते हैं, कौन कौन से पुरुष पात्र आए हुए हैं। महेंद्र नाथ है, सिंघानिया है, जगमोहन है और जुनेजा, अशोक है, मनोज है। ये अशोक देखेंगे आप महेंद्र नाथ और सावित्री का बेटा है, मनोज है और शिवजीत। ये पात्र पुरुष पात्र इस नाटक के हैं। अगला है देखिए स्त्री पात्र। सावित्री नायिका है जो कि महेंद्र नाथ की पत्नी है। बिन्नी और किन्नी इनकी बेटियां हैं। रेखा है एक सेंटर वाली। अब हम बढ़ते हैं इसके पात्रों के परिचय से। एक एक पात्र का आपसे परिचय करवाते हैं, फिर इसके संपूर्ण कथानक को पढ़ेंगे और उस कथानक में के बाद हम इन्हीं पात्रों के प्रमुख कथनों को देखेंगे। तो चलिए पहला पात्र है, देखिए यहाँ पर अशोक, जो कि सावित्री का पुत्र है और जिसके मन में अपने पिता के लिए करुणा है तथा माँ के लिए आक्रोश, दया है पिता के लिए। वह एक बेरोजगार युवक है और जिसके रोजगार के लिए वह अपने बॉस से बार बार रिक्वेस्ट करती है। महेंद्र नाथ है, नाटक का मुख्य नायक पात्र है और सावित्री का यह पति है। कभी जिस घर में वह गृहस्वामी था, आज उसी घर में उसकी हालत एक नौकर के समान है, क्योंकि वह आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है। बिन्नी व किन्नी का वह पिता है, जुनेजा से व्यापार में धोखा खाने वाला है और एक नवयुवक है। आगे हम बढ़ते हैं, अगले पात्र को देखते हैं। स्त्री पात्र है बिन्नी और किन्नी। बिन्नी जो है देखेंगे आप सावित्री की बड़ी बेटी है, जो लगभग 20 उसकी उम्र है। वह अपनी माँ के मित्र मनोज के साथ भागकर शादी करती है। अगला है किन्नी पात्र है, वह सावित्री की छोटी बेटी है जो माता पिता, भाई बहन किसी के प्रति लगाव महसूस नहीं करती है। जाहिर सी बात है, परिवार में झगड़े रहेंगे तो बच्चों का किसी से लगाव नहीं रहेगा। जुनेजा अगला पात्र है, महेंद्र नाथ का घनिष्ठ मित्र है और वही देखिए व्यापार में उसको धोखा भी देता है और उसके व्यापार में सहभागी बनता है। सावित्री उससे हमेशा घृणा करती है। सिंघानिया देखिए सावित्री का बॉस है, चीफ कमिश्नर है और इसका वेतन 5000 है। देखिए यहाँ बनने वाले प्रश्न यही है कि उसका वेतन कितना है, तो 5000। और अशोक इसे चुकंदर कहता था। इसके बॉस को अशोक क्या कहता था, चुकंदर कहता था। अशोक की नौकरी के लिए सावित्री घर पर आमंत्रित करती है, किसको, सिंघानिया जी को, कि वह बॉस हैं तो हो सकता है अशोक की नौकरी को लगा दें। जगमोहन इसमें बहुत ही अच्छा, एक तरह से देखा जाए ऐसा पात्र है
जो सावित्री के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन सावित्री का पूर्व प्रेमी है, न्यू इंडिया में अधिकारी है वह सावित्री को कुकू कहता है। और यह भी पूछा जा सकता है कि कुकू किसका नाम था, तो जगमोहन का ही दूसरा नाम था, जिसे सावित्री उसी नाम से पुकारती थी। और सावित्री उसे क्या कहती थी, जोक। सावित्री उसे जोक कहती थी। जगमोहन सावित्री का घनिष्ठ मित्र था, जिसके साथ सावित्री अपनी बाकी की जिंदगी व्यतीत करना की इच्छा रखती थी, लेकिन वह सरासर मना कर देता था कि ऐसा नहीं हो सकता। अगला पात्र है जुनेजा। सावित्री के जीवन में आने वाला पहला शख्स यही है। ये भी ध्यान रखिएगा, पहला शख्स कौन है, जुनेजा। महेंद्रनाथ की स्थिति सावित्री को जिम्मेदार, वह महेंद्रनाथ की जो स्थिति होती है, आर्थिक रूप से असंपन्न रहता है, वो उसकी जिम्मेदार वह पूरी तरह से सावित्री को ठहराता था। और सावित्री को दुराचारणी ऐसे एक गलत शब्द से उसने उसको पुकारा। यह भी पूछा जा सकता है पेपर में। तो दुराचारणी किसने कहा है, जुनेजा ने कहा है। महेंद्रनाथ का घनिष्ठ मित्र है वह, और उसके व्यापार में सहभागी भी था। और सावित्री उससे घृणा करती है। तो जुनेजा का हम लोग 2 बार परिचय देख चुके हैं। आगे हम देखते हैं सावित्री, महत्वपूर्ण नायिका, नाटक की प्रमुख नायिका है, जो 40 की उम्र है उसकी। पति के कार्य न करने पर घर के लिए बाहर जाकर नौकरी करती है। अपनी जिंदगी के खालीपन को भरने के लिए एक संपूर्ण पुरुष की तलाश करती है। ये प्रश्न पेपर में आ चुका है। और महेंद्रनाथ की पत्नी है, 4 पुरुषों से संबंध रखने वाली है, कुटिल है, एक बेटा और 2 बेटियां हैं उसकी, और सबसे कलह करने वाली है, ऐसा नाटक में कहा गया है। आगे बढ़ते हैं हम। काले सूट वाला आदमी, एक काले सूट का आदमी रहता है जो सभी 4 पुरुषों की भूमिका निभाता है। तो देखेंगे पुरुष 1 भी, पुरुष 2, पुरुष 3 तथा पुरुष 4 की भूमिकाओं में काले सूट वाला आदमी है। उसकी लगभग उम्र 49 से 50 बताई है इसमें, और चेहरे की शिष्टता में एक व्यंग है। अब एक इसका महत्वपूर्ण कथन देख लेते हैं, नेमिचंद्र जैन जी का है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है और चर्चित है, पेपर में आ भी सकता है, कि यह नाटक आज के इंसानों की जिंदगी को आज के मुहावरों में पेश करता है। इसे आप ईसानो बना लीजिएगा। इंसानों की जिंदगी को आज के मुहावरों में पेश करता है। किसने कहा है, नेमिचंद्र जैन ने। शिवपुरी, देखिए जो ओम शिवपुरी के निर्देशन में इस नाटक का मंचन फरवरी 1969 में दिल्ली में हुआ। अब हम कथानक को संपूर्णता पढ़ेंगे। एक तरह से संक्षिप्त रूप मैंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है इसका, कि आधे अधूरे नाटक का कथानक। सन 1969 में प्रकाशित आधे अधूरे मोहन राकेश का तीसरा महत्वपूर्ण नाटक है। इस नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक कहा जा सकता है। इस नाटक का फलक न तो बहुत विस्तृत है और न ही विशाल, किंतु इस नाटक की समस्याएं आधुनिक सामाजिक जीवन से जुड़ी है। इस नाटक की महत्वपूर्ण विशेषता इसकी भाषा है। इसकी भाषा काफ़ी अच्छी है। इसमें यह सामर्थ्य है जो समकालीन जीवन के तनाव को पकड़ सके। इसके पात्रों की मनः स्थिति यथार्थ परक तथा विश्वसनीय है। यह नाटक एक स्तर पर स्त्री पुरुष के बीच लगाव और तनाव का दस्तावेज है। इसमें महेंद्रनाथ सावित्री से बहुत प्रेम करता है। सावित्री भी उसे चाहती है, लेकिन विवाह होने पर महेंद्रनाथ को बहुत निकट से जानने के बाद उससे वितृष्णा होने लगती है, क्योंकि जीवन से सावित्री बहुत कटु हो गई है। और एक ओर घर को चलाने का बोझ, तो दूसरी ओर जिंदगी में कुछ भी न हासिल कर पाने का तीखा कचोट उसके मन में है। इतना ही नहीं, आप देखेंगे इसमें और भी समस्याएं हैं। इतना ही नहीं, वह अपने बच्चों के बर्ताव से अत्यंत त्रस्त थी। तीनों बच्चों का स्वभाव अलग अलग था। सावित्री बची खुची जिंदगी को एक पूरे संपूर्ण पुरुष के साथ बिताने की आकांक्षा रखती है, परंतु उसकी आकांक्षा पूरी नहीं होती है। मोहन राकेश का नाटक आधे अधूरे एक मध्यम वर्गीय परिवार की आंतरिक कलह और उलझते रिश्तों के साथ साथ समाज में स्त्री पुरुष के बीच बदलते परिवेश तथा एक दूसरे से दोनों की अपेक्षाओं को चित्रित करता है। महेंद्रनाथ बहुत समय से व्यापार में असफल होकर घर पर बेकार बैठा है और उसकी पत्नी सावित्री नौकरी करके घर चलाती है।
कई तरह की परिस्थितियों और अपने अपने स्वभाव के कारण दोनों एक हैं। एक दूसरे से क्या करते हैं, इसके लिए नफरत भी करने लगते हैं, मगर फिर भी सामाजिक, पारिवारिक और रूढ़िगत ढांचों में कसे रहने के कारण साथ रहने को मजबूर। महेंद्रनाथ और सावित्री का एक दूसरे से घृणा करते हुए भी साथ रहना भारतीय समाज में व्याप्त रूढ़िगत व्यवस्थाओं को जाहिर करता है। यह भारतीय समाज की सबसे बड़ी रूढ़िगत विशेषता कहेंगे, या एक तरह से अच्छी बात कहेंगे, कि एक दूसरे से प्रेम न होकर भी साथ में रहते हैं और उसी तरह से जीवन व्यतीत करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर, जिसके चलते स्त्री तो क्या, पुरुष प्रधान समाज का एक पुरुष भी साथ ही ऐसे बंधन को तोड़ पाने में खुद को असमर्थ पाता है। सावित्री को महेंद्रनाथ हमेशा से दब्बू, व्यक्तित्वहीन और उस पर निर्भर रहने वाला बेकार आदमी नजर आता है, जिसका उसकी नजरों में कोई सम्मान नहीं है। वह अपने लिए या जीवन बिताने के लिए एक ऐसे आदमी की अपेक्षा रखती है कि मतलब एक ऐसे उसे जीवन साथी के रूप में चाहिए जो उसे उससे नहीं मिलता है। इसलिए उससे वह कटती जाती है और लगातार किसी ऐसे पूर्ण आदमी की तलाश करती है जो उसकी सारी कसौटियों पर खरा उतर सके, किंतु ऐसा आदमी उसे कहीं नहीं मिलता। कभी कभी ऐसे आदमी की कुछ विशेषताओं को किसी व्यक्ति में पाकर वह दूसरे की तरफ आकर्षित होती है, किंतु समय बीतने पर कुछ न कुछ कमी पाकर सदैव निराश होती है। सावित्री का इस प्रकार अपने पति से मिली निराशा के फलस्वरूप वह बाहर एक पूर्ण आदमी की तलाश करना स्त्री को अपने जीवन में को लेकर एक नई आत्मकेंद्रित मनोवृत्ति का प्रतीक भी है। कि दूसरी ओर महेंद्रनाथ को लगता है कि सावित्री सदैव उस पर हावी होने की तथा उसे अपमानित करने की कोशिश करती है। वह हमेशा उसे नियंत्रित करना चाहती है। वह बार बार उससे दूर जाने की कोशिश करती है, परंतु उसे उस पर इस प्रकार निर्भर है कि उसे हर बार लौट आना पड़ता है। दोस्तों का चहेता और हंसमुख महेंद्रनाथ सावित्री से शादी करने के बाद व्यापार में लगातार असफल होकर मारपीट करने वाला हो जाता है। पत्नी के परिचित प्रेमियों के घर आने पर घर से चले जाने वाला एक हारा हुआ व्यक्ति बन जाता है। सबसे अपमानित होकर वह अपने बचपन के मित्र जुनेजा के यहाँ जाता है और यह सोचकर कि कभी वापस घर नहीं लौटेगा, किंतु अंत में ब्लड प्रेशर की बुरी हालत में वापस लौट आता है। वह न सावित्री के साथ रह सकता है, न ही उससे अलग। तो कह सकते हैं कि दोनों को किसी दूसरे साथी की तलाश है। दोनों अपने में अभी आधे से हैं, अधूरे हैं, और उनका वर्तमान साथी इस अधूरेपन को कम नहीं करता बल्कि इस एहसास को और अधिक बढ़ा देता है। यह स्थिति अपने आप में स्त्री पुरुष संबंधों का एक त्रासद रूप है। इसी नाटक में स्त्री पुरुष संबंध को त्रासद रूप कहा गया है। नाटककार की दृष्टि से देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भी परिस्थिति में स्त्री पुरुष संबंध में कभी कोई सामंजस्य या स्थायी तालमेल हो ही नहीं सकता। स्त्री पुरुष संबंध का एक ऐसा अंतर विरोध लेकर आगे बढ़ते हैं जहां साथ रहना भी मुश्किल है और अलग होना भी। बच्चों के कारण वो दोनों अलग नहीं हो पाते हैं। दोनों को इसी प्रकार से आधा अधूरा सा जीवन जीते रहने के लिए विवश होना पड़ता है। यह स्थिति आधुनिक मध्यम वर्गीय समाज में स्त्री पुरुष के बीच के जो संबंध है उसमें आए हुए बदलाव को यथास्वरूप चित्रित करती है, जहां महत्वाकांक्षाएं, केंद्रित स्वभाव तथा आत्मनिर्भर न होने की स्थिति में यह रिश्ता जो जीवन का आधार होना चाहिए एक बोझ बनकर रह जाता है। होता यह है कि स्त्री पुरुष विवाह के बाद एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, आर्थिक रूप से भी और आत्म केंद्रित मतलब मानसिक रूप से भी केंद्रित ही होते हैं। और यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि स्त्री पुरुष आजीवन उस रिश्ते को एक बोझ समझ रहे हैं और बोझ को ढोने के लिए खुद को विवश कर पा रहे हैं। महेंद्रनाथ और सावित्री के बीच इस भावनात्मक अलगाव का मुख्य कारण है कि उनकी आर्थिक स्थिति भी समझी जा सकती है, परंतु नाटककार मोहन राकेश ने अन्य पात्रों के जरिए यह भी दर्शाया है कि पति पत्नी के अलगाव और परिवार टूटने का एकमात्र कारण हमेशा आर्थिक संकट नहीं होता। सावित्री की बेटी बिन्नी और उसके पति मनोज का वैवाहिक जीवन आर्थिक दृष्टि से अच्छा है, फिर भी उसके बीच तनाव और उनके बीच के रिश्ते में आई हुई घुटन उपर्युक्त कथन को प्रमाणित करती है।
तो यहाँ पर आपसी तालमेल भी जरूरी बताया जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। नाटक में महेंद्र के अलावा जुनेजा, शिवजीत, जगमोहन, मनोज और सिंघानिया का भी उल्लेख हुआ है। इन पात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति महेंद्र नाथ से काफी अलग थी और एक कारण यह भी माना जा सकता है कि सावित्री इन पात्रों में से कुछ के प्रति आकर्षित रही, परंतु फिर भी एक ऐसा स्थायी संबंध बनाने में असक्षम रही कि उसकी अपूर्णता को खत्म कर पाता। मतलब एक तरह से वह पूरी अपूर्ण है, ऐसा इसमें नाटक में कहा जा रहा है। इसी से पता चलता है कि मध्यम वर्गीय समाज का मनुष्य आजकल रिश्ते बनाते वक्त सुविधा खोजता है और जब वह सुविधा समाप्त हो जाती है तो इस रिश्ते के बने रहने का कोई कारण नहीं रहता। यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है और समझने वाली बात है कि बड़ी तेजी से बदलाव में स्त्री पुरुष संबंध भी अपने रूप में और आकार में बदल रहे हैं या बदल लेते हैं। यह कारण है कि आधे अधूरे नाटक स्त्री पुरुष के संबंध में या असफलताओं और अपूर्ण महत्वाकांक्षाओं, यौन कुंठाओं तथा भय, घृणा और आक्रोश को उजागर करता है। पति पत्नी के बीच मानसिक विच्छेद और कलह का असर उनके अन्य रिश्तों पर भी पड़ता है। महेंद्र नाथ और सावित्री की बड़ी बेटी बिन्नी ने मां के ही एक प्रेमी मनोज के साथ भागकर शादी कर ली, लेकिन फिर भी दुखी और परेशान है। बेटा अशोक पिता की तरह बेकार है, अर्थात बेरोजगार है, उसका नौकरी मन नहीं लगता, अपना जीवन अभिनेत्रियों की तस्वीरों और अश्लील पुस्तकों के सहारे काट रहा है। छोटी बेटी भी इसी वातावरण में बिगड़कर जिद्दी, मुंहफट और चिड़चिड़ी हो गई है और उम्र से पहले ही यौन संबंधों में रुचि रखने लगती है। इन सभी पात्रों के व्यवहार में महेंद्र नाथ और सावित्री के कटु संबंधों की छाप जो है साफ नजर आ रही है। अतः आधे अधूरे नाटक को यह भी दर्शाता है कि किस तरह स्त्री पुरुष के संबंधों में आए बदलाव पारिवारिक ढांचे और अन्य रिश्तों पर भी असर डालते हैं। मध्यम वर्ग में जहां एक ओर स्वतंत्र, प्रगतिशील, मुक्त जीवन और जीवन व्यापन की आकांक्षा है, तो वहीं साथी पर निर्भरता और स्थायी रिश्तों की ब्याह भी है और यही कारण है कि ये उलझे हुए रिश्ते कभी सुलझने की कोशिश में तो कभी मुक्त होने की छटपटाहट लिए हुए हैं। मोहन राकेश का यह नाटक इन संबंधों का एक सटीक चित्र प्रस्तुत कर स्त्री पुरुष संबंधों को समझने का एक सफल प्रयास करता है। संक्षेप में अगर कहा जाए तो आधे अधूरे समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक जो नाटक है इन्हीं का नाटक है और इसका गठन सुदृढ़ और रंगोपयुक्त है। अवधारणा के पीछे सूक्ष्म रंग चेतन निहित है। पूरे नाटक को रंगमंच की दृष्टिकोण से नाटक की यह प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें एक ही व्यक्ति द्वारा अनेक पात्रों का निर्वहन किया गया है। काले सूट वाला आदमी था, वो चारों जो पुरुष थे उन्हीं का वो निर्वहन करता, यहाँ पर यही कहा जा रहा है। तो इस प्रकार से ये नाटक का एक संक्षिप्त कथानक था और काफ़ी अच्छा प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। लेकिन अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और जेआरएफ क्रैक करने का आपका विचार है तो आप कथानक तो पढ़े ही, लेकिन अगर कम समय है तो कथानक को ही पढ़कर काम चलाएं, लेकिन नाटक को ज़रूर पूरा पढ़ें। एनटीए का कोई भरोसा नहीं कौन सी लाइन को पूछ ले या किसका कथन पूछ ले। कोशिश यही किया गया है कि महत्वपूर्ण कथनों को यहाँ रखा गया है, लेकिन आप संपूर्ण नाटक को पढ़ें, संपूर्ण कहानियों को पढ़ें, निबंधों को पढ़ें। उपन्यास में प्रमुख उपन्यास देखिए आप, गोदान, राग दरबारी, तमस, झूठा सच, इन उपन्यासों को जरूर पूरा पढ़ लें, जिससे आपका एग्ज़ाम बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए कथनों पर आते हैं। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। विचारों को अपने आप कमेंट के माध्यम से प्रस्तुत करिएगा। तो चलिए देखिए, काले सूट वाले आदमी का कथन देखते हैं कि मैं अपने संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकता, उसी तरह जैसे इस नाटक के संबंध में नहीं कह सकता, क्योंकि ये नाटक भी अपने में मेरी ही तरह अनिश्चित है। कौन कह रहा है? काले सूट वाला आदमी। सावित्री का कथन है, न मदद करता है तो उतना न करता मदद तो उतना नुकसान तो न होता जितना उसके मदद करने से हुआ। यह कथन किसका है? सावित्री का है। वजह सिर्फ वह हवा है जो हम दोनों के बीच से गुजरती है। वजह क्या है? वह हवा है जो हम दोनों के बीच से गुजरती। कौन कह रहा है? बिन्नी का कथन है। बड़ी लड़की
देखिए किन्नी का क्या कथन है, मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ें लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। अगला कथन है पुरुष एक जो है महेंद्रनाथ, मैं इस घर में एक रबड़ स्टैंप भी नहीं, सिर्फ एक रबड़ का टुकड़ा हूँ। कौन कह रहा है ये? महेंद्रनाथ, जो बार बार घिसा जाने वाला रबड़ का टुकड़ा, अपने आप को रबड़ का टुकड़ा कहा है महेंद्रनाथ ने। अगला कथन है बहुत इंपॉर्टेंट है, पुरुष दो है सिंघानिया, मैं प्रायः कहा करता हूँ कि खाना और पहनना इन दो दृष्टियों से, और वही क्या सभी वह अमेरिकन भी यही बात कर रहा है। जितनी विविधता है इस देश के खान पान और पहनावे में, विदेशी लोग इस बात को स्वीकार करते हैं। किसका कथन है? सिंघानिया का। अगला कथन है अशोक का, जब भी बुलाया है आदमी को नहीं उसकी तनख्वाह को, नाम को, रुतबे को बुलाया है। अगला कथन है आपका स्त्री सावित्री का, कि एक आदमी है घर बसाता है, क्यों बसाता है? एक जरूरत पूरी करने के लिए। कौन सी जरूरत? अपने अंदर के किसी, उसको एक अधूरापन कह लीजिए, उसे उसको भर सकने की, इस तरह से उसे अपने लिए अपने में पूरा होना होता है, कि दूसरों को पूरा करते रहने में जिंदगी नहीं काटनी होती। सावित्री का यह कथन है। और दो कथन और हम देखेंगे, उसके बाद इस नाटक को समाप्त करेंगे। अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से अपने विचारों को प्रस्तुत कीजिएगा। इसके बाद हम उपन्यास को देखेंगे, यूजीसी नेट में लगा हुआ है उपन्यास है, उसको देखेंगे। चलिए पढ़ते हैं जुनेजा के कथन की तरफ। तुम्हारे लिए जीने का मतलब है कितना कुछ एक साथ होकर, कितना कुछ एक साथ पाकर और कितना कुछ एक साथ ओढ़ कर जीना। ये कौन कह रहा है? चौथा पुरुष जुनेजा, और काफी महत्वपूर्ण है, पेपर में आ सकता है। अंतिम कथन सावित्री का कथन, जो इस नाटक की मुख्य नायिका है, मुझे भी अपने पास उस मोहरे की बिल्कुल बिल्कुल जरूरत नहीं जो न खुद चलता है न किसी और को चलने देता है। तो यह सावित्री का महत्वपूर्ण कथन है। तो इस प्रकार से कोशिश यहाँ पर की गई है नाटक को कंप्लीट कराने की, अगर एक हद तक कंप्लीट हुआ है। अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रचनाओं के साथ।